पंजाब के होशियारपुर ज़िले के टांडा एरिया में हर्षी नाम का एक गांव था और इसी गांव में डॉक्टर रणधीर सिंह और उनकी पत्नी कृपाल कौर का एक पूरा पढ़ा लिखा परिवार रहता था। रणधीर सिंह पेशे से डॉक्टर थे जो कि उस टाइम पे रिटायर हो चुके थे और इनकी पत्नी कृपाल कौर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुकी थी। डॉक्टर रणधीर सिंह के 2 बेटे थे, एक का नाम जसदीप सिंह था और दूसरे का नाम अमनदीप सिंह, जिन्हें आज से लगभग 17 साल पहले एक अच्छे भविष्य के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में भेजा गया था। ये दोनों भाई कैलिफोर्निया के एक सैन जोकिन वैली नाम के एरिया में रहते थे। एक तो कैलिफोर्निया में पंजाबी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ऊपर से ये एरिया 2 चीज़ों के लिए मशहूर है, एक तो ट्रांसपोर्ट और दूसरा खेतीबाड़ी। और इसी वजह से जसदीप और अमनदीप ट्रांसपोर्ट को एज अ करियर चूज़ करते हैं। ये दोनों भाई मिलकर अगले कई सालों तक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और अपना एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलते हैं। अपने करियर में सक्सेसफुल होने के बाद अमनदीप की शादी जसप्रीत कौर नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। अमनदीप के घर 2 बच्चे पैदा होते हैं। बड़ी बेटी का नाम सीरत होता है और उसके बेटे का नाम एकम। साल 2019 में उसके छोटे भाई जसदीप सिंह की शादी जसलीन कौर नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है और शादी के पूरे 2 साल बाद इनके घर एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम आरूही रखा जाता है। परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। पहले घर में 2 बहुएं आईं, उनके बाद छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बना दिया। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने सिर्फ अमेरिका में ही अपनी प्राइवेट कंपनी नहीं खोली थी बल्कि इंडिया में रह रहे अपने माँ बाप का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। एक आम इंसान का सपना होता है एक अच्छा, प्यारा और खुशहाल परिवार। इस पूरे परिवार की ज़िंदगी एक खूबसूरत सपने की तरह गुजर रही थी। ये लोग अपने काम से काम रखते थे, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बातचीत नहीं। ये पूरा परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहता था। अब आता है सितंबर 2022 का आखिरी वीक और इसी वीक इस पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली थी और ये अपॉर्चुनिटी थी साउथ हाईवे 59 पर इन दोनों भाइयों द्वारा एक और नई ट्रकिंग कंपनी को स्थापित करना। अब तक इस कहानी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं थी। एक तरफ पूरे परिवार की जिंदगी सफलता और खुशी से भरी हुई थी, लेकिन इस परिवार की नज़रों से दूर इनके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। इन दोनों भाइयों की ट्रकिंग कंपनी का एक पुराना ड्राइवर था जिसके साथ पैसों का लेन देन था, जिसके साथ पैसों के लेन देन और नौकरी से निकालने पर इनकी अनबन हुई थी। अब यही पुराना एम्प्लॉय इस पूरी परिवार की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला था। तो अब हम चलते हैं सीधा 3 अक्टूबर के दिन पर। सुबह लगभग 11:30 बजे के बीच में कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल के ऑफिसर्स को विंटन एरिया में ओकडेल रोड पर एक काले रंग का ट्रक जलता हुआ दिखाई देता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये ट्रक जसदीप और अमनदीप की कंपनी से हैं। जब पुलिस उनके घर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि अमनदीप की पत्नी जसप्रीत कौर पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो पुलिस को बताती है कि पिछले 2 घंटों से वो अपने पति अमनदीप कौर और अपनी देवरानी जसलीन कौर को बार बार फ़ोन कर रही हैं, लेकिन कोई भी उनका फ़ोन नहीं उठा रहा। ये पहली बार था जब अमनदीप, जसलीन, जसदीप और उनकी छोटी बेटी जो कि सिर्फ 8 महीने की थी, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो सबसे पहले उनका ध्यान उनके द्वारा खोले गए उस ट्रकिंग कंपनी पर जाती है जहां ये लोग सुबह सुबह काम करने के लिए गए थे। 3 अक्टूबर को सुबह सबसे पहले अमनदीप सिंह अपनी मिनी वैन में अपने ऑफिस पहुंचता है। उसके थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी के साथ अपने ऑफिस पहुंचता है। पुलिस सबसे पहले उस पूरे एरिया में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास की जांच करती है। ऑफिस नया नया था जिसकी वजह से वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस को सिर्फ बाहर वाले जो कैमरे थे उन्हीं से इंफॉर्मेशन मिलती है। कैमरास में साफ दिखाई देता है कि जसदीप सिंह अपने भाई अमनदीप सिंह के ऑफिस पहुंचने के थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी और अपनी बेटी को साथ लेकर ऑफिस में एंटर होते हैं। उसके थोड़ी देर बाद उनके ऑफिस की तरफ वही पुराना ड्राइवर जिसके साथ पैसों की वजह से और नौकरी से निकाले जाने की वजह से अनबन चल रही थी, उनकी ऑफिस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उस ड्राइवर के हाथ में एक बैग था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद इस ड्राइवर की पहचान जीसस मैनुएल सेल्गाडो के रूप में होती है।
पुलिस सीसीटीवी कैमरे में देखती है कि सेल्गाडो सबसे पहले ऑफिस के बाहर जसदीप सिंह से मिलता है। दोनों आराम से आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सेल्गाडो के हाथ में जो बैग होता है वो उसे नीचे फेंक देता है और वो एक रिवॉल्वर निकालता है और सीधा जसदीप सिंह के ऊपर तान देता है। इसी रिवॉल्वर से वो जसदीप सिंह को धमकाते हुए ऑफिस के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ पहले से उसका बड़ा भाई, उसकी पत्नी और उसकी बेटी उस ऑफिस में मौजूद होते हैं। ऑफिस के अंदर जाने के बाद सेल्गाडो ने इन चारों लोगों के साथ क्या किया इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ऑफिस के अंदर एक भी कैमरा नहीं था। 9:11 पर एक बार फिर से अमनदीप और जसदीप सेल्गाडो के साथ ऑफिस के गेट से बाहर आते हुए दिखाई दिए। उन दोनों भाइयों के हाथ डक्ट टेप से बंधे हुए थे और सेल्गाडो ने उन दोनों को गन पॉइंट पे लिया हुआ था। इसके बाद सेल्गाडो उन दोनों भाइयों को पिकअप ट्रक में बैठा देता है और उनके साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन इस घटना के पूरे 6 मिनट बाद वही ट्रक ऑफिस के सामने आता दिखाई देता है। सेल्गाडो एक बार फिर ट्रक से निकलकर उसी ऑफिस के अंदर जाता है। इस बार वो जसलीन कौर और उसकी छोटी बेटी आरोही को अपने साथ ले जाता है। ये आखिरी बार था जब किसी ने अमनदीप, जसदीप, जसलीन और उनकी छोटी बेटी को जिंदा देखा था। उस दिन अमनदीप की पत्नी जसप्रीत कौर ऑफिस नहीं गई थी, बल्कि अपने दोनों बच्चों के साथ घर पे अकेली थी। उसके बाद जसप्रीत ने डिटेक्टिव्स को बताया कि उन दोनों भाइयों के पास महंगे फोन थे और उसकी देवरानी ने सोने के गहने पहने हुए थे। इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस एक भयानक थ्योरी पर पहुंचती है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक सेल्गाडो का उद्देश्य इस पूरे परिवार को लूटना या उनकी कीमती चीजों को छीनना नहीं था, बल्कि वो परिवार के चारों मेंबर्स को किडनैप करके इसलिए ले गया था क्योंकि वो उनसे अपना निजी बदला लेना चाहता था। इसी बात ने इस पूरी किडनैपिंग की वारदात को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। डरी और घबराती जसप्रीत कौर तुरंत अपने इंडिया में रहने वाले अपने सास ससुर को फोन लगाती है और पूरी कहानी बताती है। उस समय यह बुजुर्ग जोड़ा हेमकुंड साहिब की यात्रा पर निकला हुआ था। जब उन दोनों को इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो वो अपनी हेमकुंड की यात्रा बीच में छोड़ देते हैं और अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। 3 अक्टूबर को लगभग दोपहर 1 बजे जिस जगह पर उन चारों लोगों को किडनैप किया गया था उससे लगभग 30 मील दूर एक किसान अपने खेतों में काम करते समय सड़क के किनारे पड़ा हुआ फोन देखता है जो कि लगातार बज रहा था। हैरान और परेशान किसान जब उस फोन को उठाता है तो उसकी बात जसप्रीत से होती है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और उस फोन को अपने कब्जे में ले लेती है। ये फोन पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सुराग था। अब 4 अक्टूबर का दिन आता है। 4 अक्टूबर के दिन सुबह सवेरे सेल्गाडो एक बहुत बड़ी गलती करता है। मसद के उसी एरिया में जहां से सेल्गाडो उन चारों लोगों को किडनैप करता है, कुछ मील दूर एक एटीएम पर सेल्गाडो दोनों भाइयों में से किसी एक का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में पुलिस को पता लगता है। पुलिस की अलग अलग टीम्स उस जगह पर पहुंचती हैं जहां पर सेल्गाडो ने उन दोनों भाइयों में से किसी एक का एटीएम कार्ड यूज किया था और सेल्गाडो को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी से बचने के लिए सेल्गाडो खुद अपनी जान लेने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो पूरी तरह से घायल हो जाता है और इसी वजह से पुलिस सेल्गाडो को इन्वेस्टिगेशन सेंटर ले जाने की बजाय हॉस्पिटल में दाखिल करवाती है। पर हॉस्पिटल में जब सेल्गाडो दोबारा होश में आता है तो वो बहुत ज्यादा हिंसक हो जाता है। इसी कारण डॉक्टर्स अगले कुछ समय तक उस किडनैपर को सेडाटिव्स देकर शांत रखने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस वाले सेल्गाडो की निजी जानकारी और उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में पता करते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं। सबसे पहली बात जो पता चलती है वो ये थी, यह किडनैपर सेल्गाडो उन दोनों भाइयों को पिछले कुछ महीनों से बहुत सारी धमकियां दे रहा था, उन्हें टेक्स्ट मैसेजेस कर रहा था और उनको ईमेल्स भी भेज रहा था, जिससे साफ पता चलता है कि लंबे समय से ये दोनों भाई सेल्गाडो की वजह से बहुत परेशान थे। सेल्गाडो के एक पड़ोसी से पुलिस वालों को पता चलता है कि सेल्गाडो इन दोनों भाइयों की ट्रकिंग कंपनी के आसपास घूमता रहता था। वो वहाँ पर जाने वाले हर व्यक्ति को लगातार डराता रहता था, जिससे ये पता चलता है कि वो लंबे समय से बदले की आग में जल रहा था, जिसकी मानसिक हालत भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। साल 2004 में भी सेल्गाडो एक इसी तरह की ट्रकिंग कंपनी में काम करता था, जहाँ पर उसके मालिक ने सेल्गाडो पर चोरी का आरोप लगाकर उसे काम से निकाल दिया। तब उसने अपने पुराने मालिक के घर में जबरदस्ती घुसकर उसके पूरे परिवार को बंधक बनाया और वहां से कीमती चीजें चुराकर फरार हो गया और इसी अपराध की वजह से सेल्गाडो को कम से कम 10 साल की सजा हुई थी। साल 2015 में उसकी रिहाई हो गई।
4 अक्टूबर की शाम तक ये केस एक अजीब मोड़ पे पहुंच चुका था। किडनैपर तो पुलिस के कब्जे में था, लेकिन उसके द्वारा किडनैप किए गए वो चारों लोग, उनके बारे में पुलिस को अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हुआ था और न ही सलगाडो ने उन्हें उनके बारे में कुछ बताया। 4 अक्टूबर के बाद दिन आता है 5 अक्टूबर का। 5 अक्टूबर को लगभग 5:30 बजे उनके परिवार, रिश्तेदारों, आस पड़ोस के लोगों को, इन चारों लोगों को सुरक्षित और जिंदा देखने की जितनी भी उम्मीदें थीं वो सब टूट चुकी थीं। डॉस पैलोस एरिया में इंडियाना रोड और हटचिंसन रोड के बिल्कुल बीच एक बादाम के बाग में काम कर रहे कर्मचारियों को इन चारों लोगों के शव एक दूसरे के बिल्कुल पास पड़े हुए मिलते हैं। वो तुरंत लोकल पुलिस को इसकी सूचना दे देते हैं। इस मनहूस खबर को परिवार वालों और खासकर रणधीर सिंह और उनकी पत्नी कृपाल कौर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी शेरिफ वर्न वॉन के पर आती है। बाद में शेरिफ वर्न एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत दुख भरे अंदाज में कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बुरा सपना जो इस केस में था वो सच साबित हो चुका है। इसके बाद इन चारों लोगों की पोस्टमार्टम करवाई जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने के बाद पता चलता है कि सलगाडो ने इन लोगों को किडनैप करने के 3-4 घंटे बाद ही इनकी हत्या कर दी थी। अमनदीप और जसदीप की हत्या सलगाडो ने बहुत ही धारदार चाकू से की थी। दूसरी तरफ जसलीन और उसकी 8 महीने की बेटी आरोही को उसने सर पर गोलियां मारकर उनकी हत्या की थी। 5 अक्टूबर के मनहूस दिन के अगले दिन यानी कि 6 अक्टूबर को सलगाडो की मानसिक और शारीरिक हालत ठीक हो जाती है और डिटेक्टिव्स तुरंत उसे जेल ले जाते हैं। लेकिन इस केस में काम कर रहे बहुत सारे डिटेक्टिव्स को ये बात पहले से पता थी कि सलगाडो ने ये हत्या अकेले नहीं की, बल्कि इस पूरी घटना में उसके साथ कोई ना कोई जरूर मिला हुआ है। 6 अक्टूबर की देर रात को ही सलगाडो के छोटे भाई 41 साल के एल्बर्टो सलगाडो को भी इस पूरी घटना का आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 अक्टूबर को मर्ज कंट्री डिस्ट्रिक्ट अटर्नी किम्बरली लुइस ने सलगाडो पर चार्जेस दाखिल किए और सलगाडो को 4 फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप लगाए। 13 अक्टूबर को इन दोनों भाइयों को मर्ज कंट्री सुपीरियर कोर्ट में जज पॉल लो की अदालत में पेश किया गया। उस समय अदालत में बैठा हुआ हर इंसान बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सलगाडो नॉट गिल्टी की प्ले दाखिल करता है। उसके कहने का मतलब ये था कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। इसके बाद वो अदालत से कुछ महीनों के लिए किसी प्राइवेट लॉयर को तलाशने की मोहलत मांगता है, लेकिन अदालत उसके इस डिमांड को रिजेक्ट कर देती है। उस दिन अदालत की सुनवाई के बाद अदालत के बाहर एक बार फिर शेरिफ वर्न पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए भावुक हो जाते हैं और ये कहते हैं कि इस पूरी घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया है। वो ये कहते हैं कि मैं खुद अदालत से ये अपील करता हूँ कि इन दोनों भाइयों को मौत की बजाय कोई और सजा ना दी जाए। इस पूरे हत्याकांड के बाद बड़े भाई की पत्नी जसप्रीत कौर ने गो फंड मी नाम का एक पेज शुरू किया। गो फंड मी पेज पर एक फंड रेजिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिससे अगले कुछ ही दिनों में $3,60,000 जमा हो गए। दोनों भाइयों ने अपने माँ बाप से 18 साल दूर रहकर एक अनजान देश में इतनी मेहनत करने के बाद अपना जो नाम, कारोबार, पैसा, इज्जत कमाया था, उसे एक सनकी सिरफिरे व्यक्ति ने सिर्फ एक झटके में खत्म कर दिया। एक हंसता खेलता प्यारा सा परिवार जो एक आम इंसान का सपना होता है, उसे भी इस सनकी इंसान ने खत्म कर दिया। अमनदीप, जसदीप, जसलीन और वो 8 महीने की बच्ची जिसका नाम था आरोही, इन सभी की जिंदगी एक पल में खत्म हो जाती है और एक परिवार की ये दुख भरी कहानी और ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है।